हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बंटी सिंह रावत। और आज हमारी फिजिक्स का कक्षा 10 जो विज्ञान का जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो चल रहा था, जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर, वो आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। और इसका लास्ट चैप्टर है आज हमारे पास हमारा पर्यावरण। तो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन और फिजिक्स का पोर्शन इस हिसाब से हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम ओटियां जोड़ी जो भी हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको हम आपसे चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारे पास रहने वाली है भौतिक विज्ञान कक्षा 10, जिसके अंदर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारे पास हमारा पर्यावरण। और इसके अंदर हम आज कंप्लीटली पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं उन क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई वो जल्दी से वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जबरदस्त क्वेश्चनों का पैटर्न आपके पास रहने वाला है। और एग्जाम हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, फरवरी में एग्जाम हमारे स्टार्ट होने हैं, हमारा टाइम टेबल डल चुका है। तो पढ़ाई भी सभी बच्चों को बड़े लेवल से बड़े जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर देना है भाई। तो बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। हमारी अभी तक की जो क्लास इस पर चल रही है हमारी इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, कनावत एकेडमी आपका चैनल है, जिस चैनल पर हमारी सभी क्लासेज अभी साइंस की जो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई है वो सभी फ्री क्लासेज चल रही हैं हमारी। आगे भी मैटर आपके पास फ्री आने वाला है, तो वो मैटर भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग बिल्कुल इन क्वेश्चनों को आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर उनकी बढ़िया से स्टडी करें और एग्जाम के टाइम पे इनका रिवीजन करके जरूर जाएं। तो आपको क्वेश्चनों का एज इट इज पैटर्न जैसा का जैसा देखने को एग्जाम में मिलेगा, वही क्वेश्चन हम आगे आपसे अब डिस्कस करने वाले होंगे। क्लियर? तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और क्लास के अंदर सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण। इस पर्यावरण की हमें बात करनी है कि भाई हमारा ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो भाई हमारे चारों तरफ जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारी वस्तु हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, हमारे इस वातावरण में चारों तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो जहां पर हमारे पास जीवित वस्तुएं भी हैं, अजीवित वस्तुएं भी हैं, उन सभी को मिला के उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है, रिलेशन है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। वही हमारा क्या कहलाता है भाई, पर्यावरण कहलाता है। तो जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे जीवन को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या बोले तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कह देते हैं, पर्यावरण कह देते हैं। तो मतलब हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर हमारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के साथ, जीवित वस्तुओं के साथ, अजीवित वस्तुओं के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है भाई, पर्यावरण कहलाता है। जीवित वस्तुओं की बात करें तो हमारे चारों ओर जीवित वस्तुओं में जैसे कि पौधे हैं हमारे पास, पशु हैं हमारे पास, मानव हम भी हैं, निर्जीव वस्तुएं भी हमारे पास होती हैं इसके अंदर, जैसे कि वायु है, जल है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है आदि। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माध्यम तैयार करती हैं जिसके अंदर हर जीव जंतु के लिए ये क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरे माध्यम को ही हम क्या कह देते हैं भाई, हमारा पर्यावरण कह देते हैं। या सीधी सीधी हम बात करें, जिसको हम जीवित बोल रहे हैं, मतलब सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी आ गए, पशु आ गए, मानव आ गया इसके अंदर। निर्जीव बोले हम तो जिसके अंदर हमारा वायु है, जल है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है और भी कई पदार्थ हैं। तो मतलब ये जीवित और अजीवित या जीवित या निर्जीव घटकों के मिलने से जो एक समूह बनता है हमारे पास, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये बात हमारी इस पर्यावरण के अंदर आती है। तो पर्यावरण क्या है भाई, पर्यावरण कोई एक नई चीज नहीं है। हमारे चारों तरफ का क्षेत्र, हमारे चारों तरफ का वातावरण, जिसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, सिर्फ जीव जंतु नहीं, सिर्फ मानव नहीं, अन्य अजीवित वस्तुओं को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उन सब से मिलकर हमारे पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फिर हम कहते हैं कि भाई ये पारितंत्र, या फिर हम इसको पारिस्थितिक तंत्र भी कह देते हैं भाई। ये पारितंत्र और ये पारिस्थितिक तंत्र। तो अब जो हमारे पास जीव जंतु हैं,
या हम ये कहें कि जो निर्जीव वस्तु हैं और जो सजीव वस्तु हैं, अजीव और जीवित। अब जीवित में कौन कौन आने वाले हैं हम पढ़ चुके हैं। देखो पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के हरे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं हमारे वातावरण में, कई प्रकार के छोटे बड़े पौधे इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। पशु हैं, मनुष्य है और सूक्ष्म जीव हैं। ये तो हमारे जीवक घटक के अंदर आ जाते हैं, याद रखना है भाई। इनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है। और निर्जीव घटक के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है हमारे पास, और तापमान भी है, जलवाष्प भी है हमारे पास, बहुत सारे पदार्थ। ये सब आपस में परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रिया करते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी ना किसी चीज की जरूरत है और एक बैलेंसिंग, एक संतुलित तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसे हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम उसको नाम दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। उसी को हम कह देते हैं क्या, इकोसिस्टम। कि हमारे इस वातावरण के अंदर, हमारे इस पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्जीव और सजीव आपस में मिलकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इन्हीं के इस संबंध को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। और इंग्लिश में इसको यदि बोला जाए तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्या, इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर। जैसे कि हम एक जंगल की बात करते हैं कि जंगल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखो जंगल में पेड़ पौधे हैं हमारे पास, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट भी हैं, मिट्टी भी है, जल है, वायु है। ये सब मिलकर एक पारितंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या हम बोले तो एक इकोसिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बात हमें याद रखना है। इकोसिस्टम, ये हमारा इकोसिस्टम कहलाता है, सभी चीजें मिलकर। जैसे एक तालाब की बात करें, तालाब के अंदर क्या होगा भाई, पानी होगा, मछलियां होंगी, जलीय पौधे होंगे, मेढक होंगे, कीट होंगे, जल होगा, सूर्य का प्रकाश भी वहां तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर जलीय इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही हम जंगल का इकोसिस्टम बना सकते हैं, वैसे ही हम पानी के अंदर तालाब का इकोसिस्टम बना सकते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर और भी अन्य जीव जंतुओं का इकोसिस्टम बनाते हैं। और यहाँ पर हर जीव जंतु एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से निर्भर है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे इस पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं होगा, पारितंत्र का निर्माण नहीं होगा और हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर बढ़ जाए तो नुकसानदायक है, कम मात्रा में यदि हो जाए तो भी नुकसानदायक, कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो हर चीज बैलेंस में हमारे पास वातावरण में होगी और आपस में वो चीज आपस में क्रिया भी करेगी। उस सारे सिस्टम को मिला के हम कह देते हैं क्या, पारितंत्र या इकोसिस्टम कह देते हैं। तो हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोई भी जीव और उसके जो वातावरण है उसके बीच का जो संबंध होता है ना, उसी इकाई को हम नाम दे देते हैं हम यहाँ पर क्या, पारितंत्र। इस तरीके से पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। बात क्लियर भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास फिर ये पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी, ठीक है, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं भाई। ठीक है, पारिस्थितिकी बोले तो इकोलॉजी। तो ये क्या है, देखो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है, पारस्परिक जो संबंध है, उनका जो अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम कह देते हैं पारिस्थितिकी। या बोले तो हम ये कहें कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम कह देते हैं क्या, पारिस्थितिकी। ठीक है, इस शब्द की यदि बात करें तो इस शब्द का जो निर्माण किया था, या जो पारिस्थितिकी जो शब्द है ना, वो दिया गया था हमारा किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, और 1869 में दिया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन ओटी में कहीं ना कहीं हमसे पूछ लिया जाता है। और उसमें इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जीव अपने वातावरण तथा अन्य जीवों के साथ, चाहे वो कोई भी हो, पौधे हो, पशु हो, सूक्ष्म जीव हो, उनके साथ कैसे संपर्क में रहता है, कैसे एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, उस पूरे ही सिस्टम को हम नाम दे देते हैं, जिसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। क्लियर? जंतु, पौधे और उनके चारों ओर के वातावरण का संबंध का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, वही तो है हमारा क्या, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट। अब फिर से वही क्वेश्चन, पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए।
तो भाई ये पारिस्थितिकी क्या है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से मैंने लिख दिया है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं भाई, इनकी हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर दो तरीके के घटक हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, या जिन्हें अजीब कह देते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं। तो जो जीवित नहीं होते हैं उन्हें हम निर्जीव घटक कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ हमारे पास, वायु हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिट्टी, खनिज लवण, तापमान, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं क्या, निर्जीव घटक। इनको हम निर्जीव घटक कहते हैं, याद रखना है। और सजीव घटक किसे कहते हैं भाई, जो जीवित होते हैं। भाई मनुष्य भी जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, और अन्य प्रकार के कई प्रकार के, गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ बिल्ली सूअर खरगोश चूहा, ये सब क्या है, जीवित है। तो जीवितों को हमने अलग कर दिया है और अजीवितों को हमने क्या कर दिया है भाई, अलग कर दिया है। तो इन दोनों के मिलने से ही काय का निर्माण होता है, पारिस्थितिक तंत्र का होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हमें दो तरीके के घटक मिलेंगे, एक निर्जीव मिलेगा और एक सजीव मिलेगा। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं इन सजीव घटकों की। सजीव घटक के अंदर सबसे पहला हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है क्या, उत्पादक। उत्पादक सबसे फर्स्ट में हमारे पास सजीव घटकों के अंदर आ जाता है उत्पादक। उत्पादक इनको इसलिए बोला जाता है कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन करने का काम, या हम ये कहें कि भोजन का उत्पादन करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और वो कहलाते हैं हमारे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं ना, वो इसी पेड़ पौधों से, इन्हीं पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, उत्पादक। जैसे कि हरे पौधे और शैवाल हमने पढ़ा हुआ है, शैवाल, और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं भाई, भोजन बनाते हैं। तो इनको हम इस पृथ्वी पर क्या नाम दे देते हैं, उत्पादक, बोले तो प्रोड्यूसर कहलाते हैं ये हमारे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं। हरे पेड़ पौधे और शैवाल जो इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं भाई, उत्पादक कह देते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी, उत्पादक की। तो दूसरा बन जाता है हमारे पास पॉइंट, उपभोक्ता। दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता को हम कंज्यूमर कहते हैं, ये बात हमें याद रखना है, उपभोक्ता। उपभोक्ता, इसकी बात करते हैं। उपभोक्ता क्या है भाई, अब देखो जी, उपभोक्ता हमारे पास दो तीन तरीके के होते हैं। मेन रूप से देखा जाए तो तीन तरीके, एक को बोलते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे को बोल देते हैं हम क्या, तृतीयक उपभोक्ता। तो तीन तरीके के उपभोक्ता होते हैं हमारे पास। उपभोक्ता का मतलब ये है कि ये अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे या अन्य किसी प्रकार के जीव जंतु से प्राप्त करेंगे, या तो ये शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, या फिर सर्वाहारी हो सकते हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके यहाँ पर उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हमने इनको तीन श्रेणियों में बांट रखा है। एक तो हमारे पास प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, तीन तरीके के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं हमारे, उनकी बात की जाए। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता सीधे सीधे भोजन प्राप्त करेंगे किससे, हमारे उत्पादकों से। उत्पादकों से सीधा सीधा भोजन प्राप्त करेंगे कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो शाकाहारी होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को खाने वाले क्या है भाई, शाकाहारी। ठीक है, सही बात। शाकाहारी में कौन कौन आ गया, देखो हमारी बकरी है, गाय भी है, हिरण भी है। फिलहाल उदाहरण के लिए हमने ये लिख लिए हैं, बाद बाकी और भी है हमारे पास, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये हमारे पास सब काय के अंदर आ गए प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा पेड़ पौधों को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, तो ये मांसाहारी नहीं है। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हमारे पास कैसे होते हैं, शाकाहारी, जो कि पेड़ पौधे, मतलब बोले तो हम उत्पादक से अपना भोजन सीधा सीधा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करें द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता होंगे हमारे पास मांसाहारी। क्यों, क्योंकि ये मांस खाएंगे, जैसे कि मेढक को खाने वाला मांसाहारी, लोमड़ी भी क्या होती है भाई, मांसाहारी होती है, ये मांसाहारी कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये अन्य जीव जंतुओं को खाएंगे, सूक्ष्म जीव जंतु भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। जैसे शेर भी है,
कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, ये सब क्या कहलाएंगे? मांसाहारी, क्योंकि ये मांस भी खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मांसाहारी के अलावा शाकाहारी भी ना हो। तो जो मांस खा सकता है भाई वो शाकाहारी भी हो सकता है, लेकिन हम उसको नाम दिया जाएगा कि ये क्या होगा? मांसाहारी। हालांकि इनके लिए भोजन के अलग अलग रूप हो गए, शाक के रूप में भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं ये शाकाहारियों से, और मांसाहारी के रूप में भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं। तो मांसाहारी का भोजन किससे प्राप्त करने का काम होगा भाई? ये द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करेगा किससे? प्राथमिक उपभोक्ता से, जो कि कैसा होगा? मांसाहारी। अब हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जो होगा ना, वो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करेगा, भोजन के रूप में अपने से ऊपर वाले को खाने का काम करेगा। तो ये कहलाते हैं हमारे टॉप मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। जैसे कि शेर आ गया हमारा, बाघ आ गया इसके अंदर, और बाज भी आ गया, ऐसे इसमें आ जाएंगे जी हमारे पास मांस। इसको हम कहेंगे या तो सर्वोच्च मांसाहारी। तो ये बात थी हमारे पास। उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहेंगे, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उपभोक्ता। जैसे कि इनकी भी 3 श्रेणियां हैं हमारे पास। तो एक तो है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करेगा सीधा सीधा किससे? उत्पादक से। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधों को। तो मतलब ये हरे पेड़ पौधों को खाएंगे, जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे वो शाकाहारी कहलाएंगे। और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे, क्योंकि वो तो अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, और जो अपना भोजन नहीं बना रहे हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, जो कि हो जाएंगे मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक को भी खा सकते हैं, द्वितीयक को भी खा सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे? शीर्ष मांसाहारी। ये मांस को खाने वाले होंगे, जैसे शेर है, बाघ है, बाज है हमारे पास। तो ये हमारे उपभोक्ता। तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास किसका? अपघटक का। तीसरा नाम आ जाता है हमारा अपघटक। अपघटक, जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। अपघटक मतलब ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, ये पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करेंगे, उन्हें हम कह देते हैं क्या? अपघटक। जैसे कि हमारे पास शामिल हैं जीवाणु, कवक। ये क्या करते हैं? ये मृत जीवों को विघटित कर देते हैं। जैसे ही कोई जीव जंतु मर जाएगा पृथ्वी पर, तो उसकी बॉडी सड़ेगी, उसमें से स्मेल आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर सूक्ष्म जीवों का क्या हो गया है? अटैक हो गया। जब तक बॉडी सड़ी नहीं है, उसमें से दुर्गंध नहीं आ रही है, इसका मतलब सूक्ष्म जीवों का अटैक नहीं हुआ है उस बॉडी के अंदर। और जैसे ही उस बॉडी पर सूक्ष्म जीवों का अटैक हो जाता है, वो बॉडी क्या करती है? दुर्गंध देने लगती है। मतलब उस पर बैक्टीरिया, कवक, वायरस का इनका क्या हो गया है? अटैक हो गया है। उनने उनको खाना करना शुरू कर दिया है। यानी मृत जीव जंतुओं को खाने वाले, मृत जीव जंतुओं को खाने वाले को हम नाम देंगे यहाँ पर क्या? अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये है हमारे पास सजीवों की श्रेणी। सजीवों को हमने अलग अलग से डिवाइड किया है। एक तो उत्पादक, जो कि हरे पेड़ पौधे कहलाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएंगे उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तीसरा टाइप हमारे पास आ जाता है जिसे अपघटक कहते हैं। इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को रखा हुआ है, और जो कि मृत जीव जंतुओं को खाएंगे, उसका अपघटन करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करेंगे। कौन? अपघटक, जिन्हें हम जीवाणु और कवक, वायरस हम नाम दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास ये पारितंत्र, या मैं अपमार्जक। अपमार्जक हम उन्हीं को ही कहते हैं, डिकम्पोजर को, जिन्हें हम अपघटक भी बोल देते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। अपघटक, इनकी भूमिका क्या है? बिल्कुल है भूमिका इनकी। अपमार्जक बोले तो देखो, बैक्टीरिया है हमारे पास, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, कवक है। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों को या जानवरों को या उनका जो अपशिष्ट होता है उसको विघटित कर देते हैं, उसे सड़ा देते हैं, गला देते हैं। तो हम उन्हें क्या कह देते हैं भाई? अपमार्जक या अपघटक या डिकम्पोजर्स कह देते हैं। इनकी क्या भूमिका है? देखो, सबसे पहले पॉइंट के अंदर मृत जीवों का विघटन करना। जो जीव जंतु मर गया है उसको सड़ाने गलाने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो कोई भी। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देंगे भाई? सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे। ये काम इनके द्वारा किया जाता है। सरल कैसे? अकार्बनिक में, मतलब कार्बनिक पदार्थ को बदलने का काम किया जाएगा इनका अकार्बनिक पदार्थ में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी, नाइट्रेट, फास्फेट आदि में बदलने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत फायदे के भी है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। अब मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनको वापस पहुंचाकर मिट्टी को फिर से क्या बना देते हैं? उपजाऊ। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर चले जाएंगे, तो जब तक जीवित है उस बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे ही वो बॉडी
नष्ट हो जाएगी, वो जीव मर जाएगा, तो उसको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देंगे और वो उसकी सारी एनर्जी, सारे पोषक पदार्थ जो उसके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो काय के अंदर मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये काम किसका है भाई, अपघटकों का है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनता है खाद्य श्रृंखला को पूरा करना। भाई ये हम आगे पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है भाई, ठीक है, अंतिम कड़ी होती है और ऊर्जा व पदार्थों का पुनर्चक्रण करने का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा, अब जो भी वातावरण में गंदगी फैली हुई है उनको सड़ाएंगे गलाएंगे, तो मतलब पर्यावरण की सफाई करने का काम करते हैं, क्योंकि कोई जीव जो मर गया है उसकी डेड बॉडी को खाने वाले जो होंगे वो कौन है हमारे पास, अपघटक हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे ही मृत जीव जंतु इकट्ठा होते रहते हैं और उनको जो अपघटित अपघटित करते रहते हैं। इस तरीके से ऊर्जा का पुनर्चक्रण इस पृथ्वी पर होता रहता है। तो ये थी इनकी भूमिका, पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में इन अपघटकों की क्या भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट बन जाता है, देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है। ओजोन परत की बात करें तो भाई देखो, ओजोन परत एक हमारे पास हमारे वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक परत है जो कि हमारे इस समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है क्या, O3, बात याद हो। ठीक है, O3 होता है। इसका काम क्या है कि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, परावैंगनी किरणें होती है, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करती है भाई, रोकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन परत जो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसे छानने का काम करती है, जिससे हानिकारक प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आए, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना उसके अंदर कई प्रकार का हानिकारक रेडिएशन होता है जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का काम हमारी इसी परत के द्वारा किया जाता है, जिसे हम ओजोन परत कह देते हैं, जिसका सूत्र है क्या, O3। क्लियर बात। अब ओजोन परत हमारे पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये बात हमें याद रखना है। तो देखो हमारी जीव जंतुओं की रक्षा करती है सबसे पहले तो जी, कैसे कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उन्हें रोककर, ये हमारे मनुष्य में भी, पशुओं में भी, जिसे त्वचा का कैंसर होता है उससे भी बताती है, आंखों में एक मोतियाबिंद भी होता है उससे बताती है, और कईयों प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो भी हम वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी वजह से ये ओजोन परत क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। दूसरा, जीव जंतुओं की सुरक्षा हो गई, पौधों की भी सुरक्षा करेगी। ओजोन परत छीन मतलब नष्ट हो जाए तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आएंगी, पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित कर देंगी और पृथ्वी पर भोजन बनने की जो स्पीड थी, जो वृद्धि थी, वो क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। इस तरीके से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। दूसरी बात करें जलीय जीवन पर, हाँ बिल्कुल, पानी के अंदर भी जीवन है, समुद्र में भी जीवन है, नदी तालाबों के अंदर भी जीवन है। तो ये बढ़ी हुई अल्ट्रावायलेट किरणें जल में प्रवेश करेंगी तो जल में पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिन्हें हम पादप प्लवक कहते हैं। ठीक है, या जंतु प्लवक कहते हैं। इनको ये क्या पहुंचाएंगे, हानि, और ये जलीय खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार होते हैं और इसलिए पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी और पानी के अंदर का जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट बनता है फिर हमारे पास जलवायु पर असर। देखो जलवायु मतलब हमारे वातावरण, हमारे वातावरण के अंदर जो जलवायु है उस जलवायु का भी बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जलवायु परिवर्तन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ओजोन परत यदि नष्ट हो जाए तो हमारे लिए ऐसे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलेंगे, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मानव हो या कोई भी जानवर हो। उसको हर एक जीव जंतु को, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो पृथ्वी पर रहता हो, स्थलीय जीव जंतु हो या वायवीय हो, हर जीव जंतु को ओजोन परत से क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमारे लिए बहुत सुरक्षात्मक परत कहलाती है हमारे पास ओजोन परत। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, अम्ल वर्षा क्या है। देखो भाई अम्ल वर्षा क्या है, तो हमारे वातावरण में हम क्या कर देते हैं भाई, कई प्रकार के प्रदूषण फैला रहे हैं। गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है, एसी फ्रिज से निकलने वाला प्रदूषण है। इससे निकलने वाली जो गैसें हैं ना, ये क्या होता है, हमारे वायुमंडल में, वातावरण में एक ऊंचाई तक जाके एक परत बना लेती है, वहां जाके इकट्ठी हो जाती है और बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वातावरण में पाई जाने वाली जो नमी होती है ना, पानी जो होता है, उससे जो ऊपर क्रिया कर लेती है तो कई प्रकार के हानिकारक अम्लों का निर्माण करती हैं, जिनमें से एक है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल वापस फिर पृथ्वी पर बरसने लगता है, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, अम्ल वर्षा कह देते हैं। क्रियाकलाप हमारे ही हैं, अम्ल वर्षा होती है। देखो
वायुमंडल में उपस्थित कुछ हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, NO3, N2O5, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, और ये जल वाष्प के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल होता है हमारे पास HNO3, इसका निर्माण कर लेते हैं और ये वर्षा के जल के साथ वापस काय पर बरसने लगता है, पृथ्वी पर बरसने लगता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अम्ल वर्षा कह देते हैं। क्लियर बात? क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रभाव है वो बात करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये गैसें निकलती हैं और वातावरण में क्या होती जाती है इकट्ठी, यही वापस फिर से पृथ्वी पर बरसेंगी अम्ल वर्षा के रूप में। दूसरा, ये गैसें बादलों में मौजूद जल वाष्प के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके देखो सल्फ्यूरिक अम्ल एरा और नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका निर्माण कर लेती हैं, तो यही अम्ल वापस पृथ्वी पर बरसेगा और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर बात? ठीक। तीसरा पॉइंट, बादलों से होने वाली वर्षा के साथ साथ अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं, इससे ही हम क्या कह देते हैं भाई, अम्ल वर्षा कह देते हैं, और इस अम्ल वर्षा की वजह से हमें बहुत कुछ नुकसान इस पृथ्वी पर उठाना पड़ता है, तो हमारे क्रियाकलापों के फलस्वरूप हमें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या हम प्रदूषण को कम नहीं कर सकते? क्या प्रदूषण को कम कर दे, पेट्रोल डीजल आदि की इनकी जगह जो ईंधन हम जला रहे हैं इनकी जगह किसी अन्य प्रकार के ईंधन को जलाने का प्रयोग हम करना शुरू कर दें, तो हमारा प्रदूषण कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमें अम्ल वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात करें तो अम्ल वर्षा उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर कई प्रकार की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से कई प्रकार की हानिकारक गैसें बाहर निकलती हैं, उस क्षेत्र में हमें अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं भाई, ये अम्ल वर्षा यानी ये अम्ल पानी में बरसेगा, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देगा। सही है बात? जिसमें फसल होती है, फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरा, जो भवन है, हमारी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि हमारा ताजमहल, इनको नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ है, संगमरमर से, और जैसे ही अम्ल, तेजाब जिसको अम्ल कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हम कह रहे हैं, वो क्या है वास्तव में, तेजाब, और वो तेजाब यदि उस संगमरमर पर गिरेगी तो उसकी चमक को और उसको डैमेज कर देगी, खुरदुरा बना देगी, जिससे उसकी चमक और उसकी जो शाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उन बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी हम बात करें, जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालेगी, क्योंकि पानी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु उनको अम्ल मिलेगा, अम्ल की अधिकता से वो जीव मर सकते हैं, उनको भी प्रभाव डालेगी। और मानव स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है इस अम्ल का। तो इस तरीके से ये अम्ल वर्षा हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और क्वेश्चन को समझिए और फिर उसके बाद एक बार इसको लिखिए अपने नोट्स में। क्लियर? नेक्स्ट बन जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये कौन से पदार्थ होते हैं? देखो भाई, पृथ्वी के अंदर हमारे द्वारा कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया गया है और वो ही पदार्थ हमारे लिए नुकसानदायक हो रहे हैं जब इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है। तो कुछ पदार्थ पृथ्वी में हमारे द्वारा ऐसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनको हम इकट्ठा करके हमारी पृथ्वी पर मिट्टी में फेंक देते हैं, तो वो अपघटित होकर सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं और मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, चलो ये तो अच्छा है, मिट्टी का भी निर्माण हो गया और मिट्टी की उर्वरक क्षमता का भी क्या हो गया, बढ़ गया, जिसमें फसल भी हमारी अच्छे से होगी, उत्पादन भी अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पदार्थ हम इनको मिट्टी में फेंक देते हैं तो मिट्टी में इनका अपघटन नहीं होता, ये नष्ट नहीं होते हैं और अन्य प्रकार के पेड़ पौधों को नुकसान और पहुंचाती हैं। फसल है तो फसल को उगने से रोक देंगे और अन्य जीव जंतुओं को भी प्रभावित करेंगे, तो वो हमारे लिए फिर क्या हो गए, नुकसानदायक हो गए। तो देखते हैं, उन्हीं की बात करते हैं हम इसमें। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल देते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव के द्वारा, जिनमें हमारे कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, ये इनको आसानी से तोड़कर सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है, सरल रूप में बदल देते हैं तो ये आपस में सभी पदार्थ काय में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। उन पदार्थों को हम क्या नाम दे देते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कह देते हैं। ये प्राकृतिक चक्र, जैसे कार्बन चक्र है हमारे पास, प्रकृति में भी चक्र चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र,
इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और हमारा काम होता है। उदाहरण के लिए देखो क्या क्या है हमारे द्वारा, कागज, कागज का अपघटन हो जाता है, कागज नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा, तो ये नुकसानदायक नहीं है हमारे पास। ऐसे ही कपड़ा है, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं। लकड़ी है, ये भी सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। सब्जियां हैं, फलों के छिलके हैं हमारे पास, गोबर है, पत्तियां हैं, ये जितनी भी गंदगी है जो भी हम मिट्टी में फेंक रहे हैं, ये सबका अपघटन हो जाएगा। सूक्ष्म जीव इनको बिल्कुल सरल पदार्थों में बदल देंगे और इनके अंदर जो भी एनर्जी पाई जाती है वो एनर्जी हमारी इस पृथ्वी के अंदर वापस से मिल जाएगी। तो इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये कहलाती है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इनसे हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक समय बाद ये सड़ जाएंगे, सड़ के मिट्टी में मिल जाएंगे। नुकसान तो हमें इनसे होने वाला है भाई। ये है नुकसानदायक पदार्थ हमारे पास, जिन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल देते हैं। इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन नहीं होता है। कोई भी सूक्ष्म जीव इनको अपघटित नहीं कर सकता, इनको सड़ा गला नहीं सकता, और ये लंबे समय तक हमारी यदि इस पृथ्वी के अंदर मिट्टी में यदि मिल जाए तो ये लंबे समय तक उस मिट्टी के अंदर पड़े रहेंगे। इनका ना तो सड़ना होगा, ना गलना होगा, ना ही इनका अपघटन होगा किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा। तो फिर हमें इनसे बचना पड़ेगा। ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बने रहते हैं और क्या फैला देते हैं भाई, प्रदूषण फैला देते हैं। कौन कौन से हैं, नाम सुन लो भाई। देखिए सबसे पहले आ जाता है भाई क्या, प्लास्टिक है। भाई प्लास्टिक सब लोगों ने देखा है भाई, प्लास्टिक है। पॉलीथीन है, आजकल पॉलीथीन पर बहुत बैन लगाया जा रहा है कि भाई पॉलीथीन में सब्जी लेके नहीं आओ। मार्केट से कोई भी सामान हम खरीद के लेके आते हैं, उसके लिए पॉलीथीन में लेके नहीं आओ। घर से एक कैरी बैग लेके जाओ आप, उसमें अपनी सब्जी लेके आओ, तो घर पे हमारे पास पॉलीथीन इकट्ठा नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत नुकसानदायक होता है ये चीज। पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कांच है, धातुएं हैं हमारी, कीटनाशक कुछ दवाइयां हैं जैसे कि डीडीटी। देखो डीडीटी पढ़ा है हमने, कीटनाशक दवाइयां हैं। और ये कीटनाशक दवाइयां हम हमारे खेतों में कई प्रकार के कीटों को नष्ट करने के लिए मिला रहे हैं, तो जबरदस्ती हम और मिला रहे हैं, तो ये लंबे समय तक हमारी उस मिट्टी में मिली रहेगी जिसमें हम फसल करते हैं। तो अगली फसल के लिए फिर ये क्या हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी। उस फसल में उस मिट्टी में ये फसल को नहीं होने देगी। तो ये है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनका लंबे समय तक पृथ्वी पर क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। तो दो तरीके के हमारे पास पदार्थ हैं। एक है हमारे पास क्या, जैव निम्नीकरण, जिनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, इनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे घर के अंदर जो भी कचरा हमारा इकट्ठा हो रहा है, कागज, कपड़ा, लकड़ी, सब्जी के छिलके, सब्जियां, और जो भी घर में सब्जियां खाना खाने के बाद जो भी बचता है, फल बचते हैं, फल फ्रूट है, गोबर है, पत्तियां हैं, जो भी हमारे पास है वो सबका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीव के द्वारा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है हमारे पास, पॉलीथीन है, कांच है, धातु है, कीटनाशक कुछ दवाइयां हैं हमारे पास। आजकल हम बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी खेती बाड़ी करने के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जिससे हमारी भूमि की, जमीन की उर्वरक क्षमता घट रही है। इसी वजह से हमारी फसलों का उत्पादन आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट और अच्छा है कि उसके अंदर गोबर खाद का हम यदि उपयोग करें, और ये रासायनिक खाद को हम पूरी तरीके से क्या कर दें, खत्म कर दें, वापस हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन किसान गलत तरीके से और गलत चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, इसलिए उत्पादन हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्लियर, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण में पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। भाई बिल्कुल है, देखो हमारे पास अजैव निम्नीकरण जैसे मिट्टी एवं जल को प्रदूषित करेंगे, पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु मिट्टी में दबे रह जाते हैं, इनका विघटन नहीं होता है, नुकसान पहुंचाएंगे। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी कम कर देंगे, भूमिगत जल को भी क्या कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे। लंबे समय तक ये पड़े रहेंगे मिट्टी में, ठीक है। दूसरा, इससे हमारी खाद्य श्रृंखला पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। क्या रहने वाला है, देखो कीटनाशक दवाई जैसे डीडीटी का उपयोग किया, और भी कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ अपशिष्ट जीवों के शरीर में जमा हो जाते हैं। भाई देखो ये उन्हीं जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, और खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है जिससे पक्षी हैं, मछलियां हैं, ये मनुष्य है, इनको ये प्रभावित करने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पदार्थों का उपयोग करते जाएंगे उनके अंदर भी ये स्टोर होते जाते हैं।
जिसे हम जैविक आवर्धन के नाम से भी जानेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इसको। तो ये इकट्ठे होते जाते हैं तो हमारी खाद्य श्रृंखला भी क्या हो जाती है, प्रभावित। तो क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव भी एक जबरदस्त तरीका है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यही एक ऐसा प्रभाव है कि जिसके अंदर क्या होता है, देखो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, मीथेन है हमारे पास जिसे हम CH4 कहते हैं, CH4, ठीक है, इसका सूत्र क्या है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, जलवाष्प और CFC जिसका सूत्र होता है CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम इसी को ही बोलते हैं। ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखते हैं। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा आएगी उसको ये क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और पृथ्वी क्या बनी रहेगी, गर्म बनी रहेगी। लेकिन इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ेगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी वापस तो आ रही है लेकिन लौट के इस वायुमंडल से बाहर नहीं जा रही है। इन पदार्थों ने उसको क्या कर रखा है, रोक रखा है। तो पृथ्वी का तापमान धीरे 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 बढ़ता जाएगा, गर्मियों में बहुत तेज गर्मियां पड़ेंगी जो कि हमारे लिए क्या हो रहा है, नुकसानदायक हो रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव। यदि प्राकृतिक रूप से आवश्यक है, क्यों? क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए फिर क्या है, नुकसानदायक है। ये कहलाता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होगा जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए फिलहाल लाभदायक है, ज्यादा मात्रा में तापमान नहीं बढ़ना है, एक सीमा के अंदर रहे तो। ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है, देखो बात करते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर उसे क्या करेंगी भाई, सबसे पहले तो गर्म करेंगी, सही बात है। पृथ्वी इस ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष की ओर अवरक्त किरणों के रूप में भेजती है। भाई ये ऊष्मा नहीं जाएगी, उसमें से रेडिएशन चला जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऊष्मा का कुछ भाग क्या कर लेंगे भाई, रोक लेंगे। रोक रोक के ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यह ऊष्मा पृथ्वी के चारों ओर फंस जाती है सॉरी, और वातावरण का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसी को हम आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। इससे भी हमें बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। क्लियर? तो गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं भाई। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं भाई। पृथ्वी के तापमान का ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी की वजह से क्या क्या होने वाला है, हिमनद, ग्लेशियर जो है, बर्फ के पहाड़ हैं, ये पिघलने लगते हैं। समुद्र का जल स्तर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। समुद्र के इलाके में बाढ़ आने लगती है, इससे जनधन की बहुत क्या होती है, हमें हानि होती है। जलवायु परिवर्तन जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वो होता है। तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, सूखी जैसी समस्याएं होंगी, कईयों प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। और इसकी वजह से जैव विविधता यानी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से हमें गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दियों में सर्दी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इस बार तो हम देख ही रहे हैं कि बरसात कितने जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से बरसात का होना, अतिवृष्टि जिसको कहेंगे हम, अतिवृष्टि, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, बारिश होती नहीं है। ये सब प्रभाव हमें ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हमारे हैं, हमारे अत्यधिक प्रदूषण के कारण। यदि हम इतना प्रदूषण ना करें तो एक बैलेंस में ही सब चीजें बनी रहें तो इतना समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ठीक है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। जो मानव की क्रियाकलापों के फलस्वरूप मानव ने अपने आप को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए अपनी तकनीकों का ज्यादा उपयोग कर करके इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इस वजह से हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो क्या है, देखो ग्लोबल वार्मिंग बात करते हैं
ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि को कहते हैं भाई। और ये मुख्यतः वातावरण में वायुमंडलीय वो ग्रीन हाउस गैसें जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को बोला जाता है। इसका सूत्र याद रखना है CCl2F2। ठीक है, ये होता है। इसकी मात्रा में बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड लिंक है हमारे पास। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? देखो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। सबसे पहले तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हम क्या, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके जलने से CO2 उत्पन्न होगा और अन्य प्रकार की गैसें निकलती हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक है। गाड़ियों में हम डीजल का उपयोग कर रहे हैं, गाड़ियों में हम पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसी विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और ये गैसें धीरे धीरे फिर हमारे वातावरण में क्या होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं, और यही गैसें बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव करेंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, जो ऊष्मा है, उसको वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकना शुरू कर देंगे। तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और आज हम इन्हीं समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई क्षेत्रों में बरसात भी अधिक देखने को मिलती है, किसी मौसम में सर्दी भी जबरदस्त पड़ती है, और गर्मियों के मौसम में गर्मी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस बार जो लगातार बरसात ने जो अपना कहर ढाया है, उससे किसानों की कईयों प्रकार की फसलें जो भी की थी, लगभग फसलें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई है। किसकी वजह से? अतिवृष्टि की वजह से। वजह क्या रही है? ग्लोबल वार्मिंग। उसका कारण कौन बना है भाई? खुद मनुष्य। उसी की वजह से हमें इतने तरीके की विभिन्न समस्याओं को देखना पड़ रहा है। क्लियर? तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर पॉइंट बनता है हमारे पास वनों की कटाई। भाई आजकल हम हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, हमारी नई नई सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नई नई वस्तुएं बनाने के लिए हम जंगलों की भी जबरदस्त कटाई कर रहे हैं। और पेड़ नहीं होंगे तो प्रदूषण वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में फैलेगा। बरसात की भी कोई समय नहीं होगा कि कब बरसात हो। पूरी साल भर पानी बरस सकता है या पूरी साल भर भी पानी नहीं बरसेगा। अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ इस पृथ्वी पर। तो अनबैलेंस होना ही हमारी जो है ना, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है हमारे पास, ये सिस्टम जो है ना पूरा पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र का या जैव विविधता का, वो सिस्टम धीरे धीरे डगमगाने लगेगा। और हमें इसी तरीके की अतिवृष्टि या फिर सूखा जैसी समस्याएं, बाढ़ जैसी समस्याएं, तूफान जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। तो इससे बचना है यदि हमें, तो हमें जंगलों से को कटने से रोकना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। इसकी जगह पे हमें किसी दूसरे प्रकार के ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम बात करें तो चार्जिंग वाली स्कूटी आ गई है, जो कि हमारे इस समय को देखते हुए बहुत एक अच्छा परिणाम साबित हो रही है कि जिससे प्रदूषण कुछ हद तक तो कम होगा। ठीक है। दूसरा, पेट्रोल डीजल की जगह हमारी CNG वाली गाड़ी आने लगी है, जिनसे CNG से प्रदूषण कम फैलता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे आने वाले भविष्य के लिए हमें किसी अन्य प्रकार की ईंधन की खोज करनी पड़ेगी, और उसके आधार पर हम हमारे वातावरण को या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जंतु को हम बचाकर रख सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके का यदि माहौल चलता रहा तो आगे आने वाले समय में इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन यापन नहीं होगा, और बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। बात करते हैं वनों की कटाई। पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित कर लेते हैं। वनों के कटने से यह गैस वातावरण में अधिक मात्रा में बनी रहेगी, और ये ग्रीन हाउस गैस है। और CO2 की मात्रा जब वातावरण में ज्यादा बढ़ेगी तो ये ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को क्या करेगी, फिर अवशोषित करेगी। तो भी हमें दिक्कत होने वाली है। तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो CO2 हमने छोड़ी, पेड़ पौधों ने ले ली। पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन को छोड़ा, वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं ने ले लिया। तो इस तरीके से इसका बैलेंस बना रहेगा। पेड़ कट जाएंगे तो CO2 को लेने वाला कौन होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर? दूसरा, हमने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कई प्रकार का प्रदूषण हमने निकाला है। क्या क्या? देखो, उद्योग कारखाने से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं, ये भी वातावरण को क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण करती हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे फिल्टर लगाने पड़ेंगे जिससे जो हानिकारक गैसें निकल रही है ना, वो सीधे सीधे वातावरण में ना पहुंचे। पहले उनको फिल्टर किया जा सके, तब जाके वातावरण में उनका धुआं पहुंचे। ठीक है। तो ये भी रोकना है।
दूसरा है फिर हमारे पास कृषि एवं पशुपालन। देखो आजकल खेती बाड़ी के लिए लोग वाग क्या करते हैं, किसान क्या करता है, देखो धान की जब खेती होती है या और पशुओं विशेषकर गाय भैंस, इससे मीथेन गैस निकलती है। देखो धान की खेती का जो पुआल नहीं होता है उसको किसान खेत में ही जला देता है, और खेत में जलाने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फैलता है, प्रदूषण। इसलिए अभी अभी अपने शहर के अंदर ये बात सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा एक नियम पारित किया गया है कि भाई जो भी किसान यदि अपने खेत के अंदर इस तरीके से उस पुआल को, फसलों का जो बचा हुआ अवशेष जो रह जाता है फसल निकालने के बाद, उसको यदि खेत के अंदर जलाता है तो भाई उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, या भाई उसको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। तो वो कोई भी किसान अपनी फसल को इस तरीके से खेत के अंदर नहीं जलाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फैलता है भाई, प्रदूषण। मीथेन गैस निकलती है उससे हानिकारक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये गैसें क्या हैं भाई, बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। दूसरा, हमारी सुख सुविधाओं के दो बड़े बड़े साधन है, कौन सा, एक फ्रिज और एक एसी। इनमें एरोसोल, सीएफसी जिसको बोलते हैं, इसी का ही नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही नाम है एरोसोल, तो एरोसोल के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसमें ये गैस भरी जाती है कि देखो फ्रिज के अंदर और एसी के अंदर उसको ठंडा कर रखने के लिए, ठंडा बनाने के लिए सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी इस ओजोन परत को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम जितना अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए हम जो भी साधन का उपयोग कर रहे हैं, उनका अति उपयोग भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया है। तो घर में एसी हमने लगा लिया है, लेकिन उस एसी से कितनी ज्यादा मात्रा में हानिकारक सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे वातावरण को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर। अब एक व्यक्ति के रोकने पर तो ये काम नहीं रुकेगा, लेकिन सभी व्यक्ति धीरे 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 अपना काम करेंगे तो बिल्कुल जाके ये हमारे वातावरण में हमने प्रदूषण फैला रखा है उस पर हम निजात पा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारे पास जैविक आवर्धन। तो देखो अभी हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या होता है। देखो जब हानिकारक रसायन, जैसे डीडीटी अभी हमने पढ़ा, हानिकारक रसायन है हमारे पास, पारा जिसे हम एचजी कहते हैं, ठीक है, और भी हानिकारक रसायन है, सीएफसी भी है हमारे पास, कीटनाशक दवा है, बीएचसी, ये गलत लग गया है, बीएचसी, ठीक है, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ऊंचे स्तर पर अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, जैविक आवर्धन कह देते हैं। क्यों, सूक्ष्म जीवों से फिर बड़े जीवों में, उनको दूसरा जीव खाएगा तो उसके शरीर के अंदर धीरे 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 आगे इकट्ठा होने लगते हैं, इसी को हम जैविक आवर्धन कह देते हैं। और ये रसायन अजैविक होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन भी इनका नहीं होता है। इसके कारण हमारी खाद्य श्रृंखला में जाने पर इनकी सांद्रता आगे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। क्या क्या नुकसानदायक हो सकते हैं, देखो जैविक आवर्धन का पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो इसको देखते हैं। हमने पढ़ा था प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि होता है कैसा, शाकाहारी, जैसे खरगोश है, मछली है आदि, इनमें ये रसायन की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम, लेकिन समय के साथ साथ इन्हीं के अंदर इनकी मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जमने लगती है। जैसे द्वितीयक उपभोक्ता होता है हमारे पास मांसाहारी। अब मेढक, बिच्छू, छोटे पक्षी, पहले स्तर के उपभोक्ताओं को खाने से रसायन की सांद्रता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता किसको खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को, और प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर पहले से ये रसायन उपस्थित है, तो ये रसायन फिर अगले वाले में पहुंचना शुरू कर देंगे, वहां जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो नुकसान हमें हो रहा है। यही है हमारा जैविक आवर्धन। आगे और बात करते हैं। अब आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता किसको खाएंगे भाई, द्वितीयक उपभोक्ता को। तो इस तरीके से शेर, बाज, बड़ी मछली, बड़े खाने वाले पक्षी, इनमें खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक रसायन मिलते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। परिणाम क्या होता है इससे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से जीवों के अंदर आज विभिन्न प्रकार के रोग और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं, और उनका इलाज भी प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा है। कई प्रकार की जो महामारियां हमारी जो फैल रही हैं, वो इसी वजह से फैल रही हैं कि आजकल हमारे भोजन में, हमारे खान पीन में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों,
वही केमिकल हम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हम फसलों की अधिक वृद्धि लेने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारी फसल में उपयोग कर रहे हैं। फिर उसी फसल को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो रासायनिक पदार्थ उस फसल के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे बॉडी के अंदर ये इकट्ठे होते रहते हैं। जब इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है तो फिर हमारी ये बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी को आसानी से जकड़ लेती है। तो ये नुकसानदायक घटना हमारे साथ हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास बन जाता है क्या, पोषी स्तर क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। देखो पोषी स्तर क्या है, देखो अभी हम पढ़ चुके हैं पोषी स्तर को, कि पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का स्थान जहां वह ऊर्जा पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसी को अपन क्या कह देते हैं, पोषक स्तर। जैसे कि पेड़ पौधों की बात करें हम, तो पेड़ पौधे किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं भाई, सूर्य से। सूर्य से ऊर्जा मिल रही है पेड़ पौधों को। अब जो पेड़ पौधों को खाएगा उसमें पेड़ पौधों की ऊर्जा चली जाएगी, फिर उस जीव को कोई दूसरा खाएगा तो उस जीव की उस दूसरे जीव में ऊर्जा चली जाएगी। ये क्रम पृथ्वी पर चलता रहता है, यही पोषी स्तर कहलाता है। और यह कहलाता है कि जीव किस स्तर पर भोजन करता है और किसे भोजन बनाता है। ठीक है, सबसे निचला स्तर होता है हमारे पास उत्पादक, जो हमारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। और सबसे ऊंचा स्तर होता है हमारे पास क्या, शीर्ष उपभोक्ता, जिसे हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं, मतलब तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखते हैं, देखो एक खाद्य श्रृंखला हमें दे रखी है, इसकी हम बात करते हैं। आहार श्रृंखला बोलो या खाद्य श्रृंखला बोलो, आहार श्रृंखला हमारे पास आ गई। जैसे कि देखो हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। सूर्य की ऊर्जा को कौन उपयोग करेगा भाई, तो हम कहेंगे भाई हरे पेड़ पौधे या घास ले लेते हैं। घास, घास क्या करेगा भाई, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की ऊर्जा किसके अंदर आ गई भाई, घास के अंदर आ गई। और इस घास को खाएगा कौन भाई, खरगोश। हालांकि और भी जीव जंतु खाने वाले हैं, फिलहाल अपन किसी एक जीव का उदाहरण लेके ले लेते हैं। खरगोश ने भाई ये घास खाया। अब खरगोश को कौन खाएगा भाई, लोमड़ी। बस यही रोक देते हम इसको, लोमड़ी। हालांकि लोमड़ी को भी खाने वाले आगे हैं, हम तो ऊर्जा की बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा घास में गई, घास की ऊर्जा किसके अंदर गई, खरगोश के अंदर, और खरगोश की ऊर्जा किसके अंदर गई, लोमड़ी के अंदर। ये खाद्य श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि देखो सूर्य ने ऊर्जा बनाई अपनी, सूर्य में अपनी खुद की ऊर्जा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसने बनाई। तो ये क्या करेगा, घास अपनी 90% ऊर्जा को तो खर्च कर देगा, आगे वाले को सिर्फ 10% ऊर्जा देगा। 90% ऊर्जा इसकी के द्वारा खर्च कर दी जाएगी, बाकी की 10% ऊर्जा अगले वाले को मिलेगी। ये बात आपको याद रखना। हर जीव जंतु अपनी 90% ऊर्जा खर्च कर देता है, जो पहले वाले जीव से प्राप्त करता है, और आगे वाले जीव को सिर्फ 10% ऊर्जा मिलती है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस पारिस्थितिकी के अंदर जो हमारा शीर्ष उपभोक्ता होगा वो पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से सबसे कमजोर होगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी भाई, इस घास के अंदर ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। और सबसे कम ऊर्जा हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, लोमड़ी के अंदर, ऊर्जा कम। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो जीव है ना, वो आगे वाले को सिर्फ 10% देगा, 90% ऊर्जा क्या कर लेगा, खर्च कर लेगा। इस तरीके से अगले वाले जीव को सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होती है, 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आगे वाले जीव जंतु को बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का क्रम एक दिशीय होता है, ये बात आपको याद रखना है। एक दिशीय ऊर्जा का क्रम एक दिशीय, मतलब घास की ऊर्जा खरगोश में जा सकती है, लेकिन वापस खरगोश की ऊर्जा घास तक आने के लिए पूरा चक्र पूरा करना पड़ेगा पहले, तब जाके मिलेगी। मतलब बहुत लंबे समय बाद रिटर्न आएगी, तब जाके वो घास की ऊर्जा घास को मिलेगी। तो एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का, ये बात हमें याद रखना है किसके अंदर, आहार श्रृंखला के अंदर। ठीक है, इसमें आगे बात करते हैं। ये हमारी हो गई सूर्य की ऊर्जा, घास, खरगोश और लोमड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें विभिन्न पोषी स्तर होते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है, हमने पोषी स्तर पढ़े हैं इसके अंदर। तो इनमें से सूर्य के बाद हम घास की बात करें तो ये हमारा कहलाएगा उत्पादक। घास क्या कहलाएगा, हमारा उत्पादक। क्यों, क्योंकि भाई इसने ऊर्जा भोजन बनाया है, उत्पादक है हमारे पास। इसमें से हमारे पास
जो खरगोश है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, उपभोक्ता। लेकिन कौन से नंबर का उपभोक्ता है, हमारा प्राथमिक। लोमड़ी हमारा जो कहलाएगी ना, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगी, ठीक है। और अगला तीसरा उपभोक्ता, लोमड़ी को खाने वाला जो होगा ना, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो ठीक है, ये यही बात हो गई। देखो, घास उत्पादक हो गया, इस लेवल दूसरा हमारा खरगोश प्रथम उपभोक्ता हो गया, तीसरा हमारा लोमड़ी जिसको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और चौथा हमारा जो होगा तो वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा, जो कि कौन हो सकता है, या तो बाज हो सकता है या फिर शेर हो सकता है। अब इनमें से कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी इस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, इस वातावरण के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर हमें खाद्य श्रृंखला देखने को मिलती है। और कौन सा जीव किसको खा रहा है, किससे ऊर्जा किस जीव जंतु को हमें प्राप्त हो रही है, ये ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के अंदर एक दिशीय प्रभाव को दर्शाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ परिभाषा हमें दे रखी है, बड़ी आसान आसान सी परिभाषाएं हमारे पास, देखते हैं। देखो, सबसे पहले शाकाहारी, जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। शाकाहारी मतलब वे जीव जंतु जो केवल और केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए इनको। उन जीव जंतुओं को हम शाकाहारी कह देते हैं, जैसे कि गाय है, हिरण है, खरगोश है, हंस है, ये हमारे जीव जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। मतलब शाकाहारियों के लिए भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होगा, चाहे तो वो फल फ्रूट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे वो किसी भी हमारी खाद्यान्न जो फसलें हैं उसके रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। दूसरा बनता है हमारे पास फिर मांसाहारी, जिसे हम कह देते हैं क्या, कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस की परिभाषा की देखो यदि बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्निवोरस मांसाहारी जीव जंतु वो जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करेंगे, ना कि किसी पेड़ पौधे से। तो जो किसी दूसरे जीव को खाएगा वो कैसा हो जाएगा, फिर हमारे पास मांसाहारी हो जाएगा। वे जीव जो केवल अन्य जीवों को खाएंगे, अन्य जीव मतलब अन्य पशु हो सकता है, उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मांसाहारी। जैसे शेर हमारा मांसाहारी है, बाघ भी हमारा मांसाहारी है, बाज भी मांसाहारी है, मेढक भी मांसाहारी है, क्योंकि मेढक रोटी बना के थोड़ी खाएगा, उसको भी कीड़े मकोड़े खाने के लिए चाहिए, तो कीड़े मकोड़ों को जो खाएगा वो भी क्या होगा भाई, मांसाहारी होगा। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारे पास सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खा जाए, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो भी चीज खाने लायक है उसे सबको खा जाए। मतलब वो पेड़ पौधों को भी खा लेगा, वो मांसाहारी को भी खा लेगा, मतलब जो मिले सबको खा जाए। ऐसे भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं। जैसे आज हम मनुष्य की यदि बात करें तो मनुष्य पूरी तरीके से आज सर्वाहारी हो चुका है। जब शुरुआत में मनुष्य आदि मानव था उस समय पर तो पूरी तरीके से वो जीव जंतुओं पर ही डिपेंड था, मतलब मांस ही खाता था, पूरी तरीके से मांसाहारी था। लेकिन धीरे 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 मनुष्य ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, अपने दिमाग का उपयोग करना किया, उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट जैसे जैसे होना शुरू हुआ तो उसने फल फ्रूट्स को भी खाना शुरू किया, और धीरे धीरे खेती बाड़ी करना भी शुरू किया, तो फसलों को भी पैदा करना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहली फसलें जो की गई थी आदि मानव के द्वारा वो थी हमारी कौन सी, धान यानी चावल की खेती और गेहूं की खेती। इन खेती बाड़ी को करना भी मनुष्य ने सबसे पहले शुरू किया, तो उस आधार पर धीरे धीरे कुछ मनुष्य क्या हो गए, शाकाहारी हो गए। लेकिन आज के दौर में यदि देखा जाए तो ज्यादातर लोग बाग मांसाहारी हो चुके हैं, वो सब तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं, मांस के रूप में भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और शाकाहारी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मनुष्य एक तरीके से सर्वाहारी हो गया है। तो अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य है आज, तो जवाब हमारा जाएगा क्या, सर्वाहारी। ना तो मनुष्य पूरी तरीके से शाकाहारी है और ना ही मनुष्य पूरी तरीके से मांसाहारी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मांस खाने वाला है तो वो शाक नहीं खाएगा, नहीं, दोनों को खाएगा। तो ऐसे जीव जो पौधों और पशुओं दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, सर्वाहारी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास, एक तो मनुष्य भी है, भालू भी है, कुत्ता भी है, सुअर भी है, मोर भी है भाई, मोर ये भी तो है भाई मांसाहारी, और सर्वाहारी भी है जी हमारे पास। ठीक है, कीड़े मकोड़ों भी खाता है और पेड़ पौधों को भी खाता है, फल फ्रूट्स भी खा सकता है, दाना पानी सब कुछ खा सकता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, सर्वाहारी होता है। तो इस तरीके से तीन परिभाषाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी।
क्लियर बात, ये परिभाषा क्लियर, डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला, जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं, और एक है खाद्य जाल। खाद्य जाल देखो कुछ नहीं है, खाद्य जाल के अंदर क्या है कि जैसे कोई एक चीज है भोजन के रूप में, जैसे घास है, इस घास की बात करते हैं। इस घास को अभी हमने कहा था कि घास को खाने वाला सिर्फ एक ही है। जैसे देखो पिछली स्लाइड के अंदर चल के देखते हैं हम, ये रहा, इस घास को खाने वाला सिर्फ और सिर्फ खरगोश है। अभी हमारे पास सिर्फ खरगोश है, मतलब खरगोश ही घास को खा रहा है। हालांकि घास को खाने वाले और भी है, हमने सिर्फ एक श्रृंखला ली है कि घास को सिर्फ खरगोश खा रहा है। इसका मतलब हमें औरों से लेना देना नहीं है कि और भी जीव जंतु घास को खा रहे हैं। तो सिर्फ एक चीज को ले हम, तो वो है हमारी खाद्य श्रृंखला। और जब एक चीज को खाने वाले एक से अधिक हैं, तो वो हमारे वजह से घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को गाय भी खा सकती है, घास को बकरी भी खाएगी, और घास को भैंस भी खाएगी। तो जब एक ही चीज को खाने वाले एक से अधिक हों, तो जी बन जाता है हमारे पास खाद्य जाल। बस इतना सा हमें याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पे हमारा एक ही था, तो देखो क्रम की बात करें, ये सरल होती है और ये कैसा एक जटिल नेटवर्क बना लेती है भाई। संख्या एक ही श्रृंखला होती है, बिल्कुल सही बात है, एक ही होती है, इसमें अनेक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है, इसलिए तो ये जाल जैसा संरचना का कर लेती है निर्माण। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा, इस बात को भी आपको याद रखना है भाई। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि कईयों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। इसकी स्थिरता कम होती है, लेकिन इसकी स्थिरता अधिक होती है, ये लंबे समय तक चलती है। जब खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है, एक जीव को खाने वाले अन्य जीव भी हैं, तो वो लंबे समय तक रहती है, स्थायी रहती है। जैसे घास को खरगोश ने खाया, लोमड़ी ने खाया खरगोश को, और लोमड़ी को खा गया कौन, शेर। यदि ये भोजन खत्म, तो ये खाद्य श्रृंखला भी खत्म। इसी को कहते हैं हम फूड चेन। ये रहा हमारा प्लांट्स को खाने वाला कौन, हिरण है, हिरण को खाएगा कौन, भेड़िया, और भेड़िया जब प्राकृतिक रूप से मरेगा तो उसका अपघटन हो जाएगा, डिकम्पोजर, उसको फिर मिट्टी में मिला देंगे, फिर प्लांट उगेंगे। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इधर बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं, खाद्य जाल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास प्लांट को खाने वाला कौन है भाई, ग्रास हॉपर, घोड़ा भी खाएगा प्लांट को, कबूतर पक्षी भी खा सकते हैं प्लांट को, और भी दूसरे जीव जंतु भी खा सकते हैं। मतलब एक को खाने वाले बहुत सारे हैं। जैसे लोमड़ी इस चिड़िया को भी खा सकती है, गिलहरी को लोमड़ी भी खा सकती है, इस पक्षी का शिकार ईगल भी कर सकता है भाई। तो इस तरीके से जब एक को खाने वाले अनेक होते हैं भाई, अनेक उसके शिकारी बैठे हैं, परभक्षी बैठे हैं अनेक उसके, तो वो बन जाती है हमारी एक खाद्य जालनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो ये था अंतर हमारे पास के सरल, ये जटिल, एक की श्रृंखला अनेक श्रृंखला, एक ही दिशा में कईयों दिशाओं में। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। उदाहरण के लिए ये दे रखा है, देखो खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है, लोमड़ी को बाज खा जाएगा, घास को हिरण भी खा सकता है, हिरण को बाघ भी खा सकता है। तो जब खाने वाले एक से अधिक हो, मतलब कईयों खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जब खाद्य जाल का निर्माण कर देती है, तो इस तरीके से इस पृथ्वी पर जीवन यापन चल रहा है। तो ये था हमारा पर्यावरण, जिस पर्यावरण के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमें फुर्सती ही कहाँ है, हमारे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जब डिस्कस करते हैं और इनको देखा जाता है, इनको जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे लिए अभी नई हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे, इनका मतलब समझ जाएंगे, तो ये चीज़ें हमें दिखने लगेंगी कि भाई हाँ भाई, वातावरण में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, वो मनुष्य की ही क्रियाकलापों की वजह से हो रहे हैं। और हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना है भाई, बचाना है। तो इसके लिए हमें भाई सब लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सभी बच्चों को भाई, हर एक बच्चों को, जैसे भाई एक एक पेड़ लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी है। उसके लिए हमें क्या करना है भाई, हमारे किसी भी फ्रेंड का, दोस्त का आदि बर्थडे आता है, तो भाई उसको बर्थडे के रूप में, बर्थडे जब हम उसका सेलिब्रेट करते हैं भाई, होता है बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में भाई, अपने दोस्त का बर्थडे है भाई, उस दिन तो बड़े बन ठन के जबरदस्त तरीके से हम अपने दोस्त के साथ क्या जाएंगे भाई, घूमने, पार्टी मनाएंगे। तो वहां पर हमें क्या करना है, देखो इस चीज को यदि हमें बढ़ाना है,
और आप ही हो भाई देश के भविष्य, इस देश दुनिया को बचाने के लिए। और जब आप में बदलाव होगा तो हर पीढ़ी में क्या होने लगेगा भाई, धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। तो जैसे ही आप किसी अपने फ्रेंड का बर्थडे मनाओ, उसको गिफ्ट के रूप में पेड़ पौधे दो कि भाई तू अपने हर बर्थडे पर एक पौधा लगाएगा। जब एक भाई का आपके का किसी का बर्थडे होगा तो आप उसके बर्थडे में 10 लोग जाओगे तो 10 पेड़ आपने उसके जन्मदिन पर लगवा दिए। जैसे ही उसका जितनी बार बर्थडे मनाया जाएगा उस हर बर्थडे पर वो अपने अलग अलग पौधे लगाएगा। बोलो कितने पौधे हो जाएंगे। जैसे हर बच्चा अपने अपने बर्थडे पर और उसको गिफ्ट में भी पेड़ पौधे दिए जाएंगे और वो पेड़ पौधे लगाएगा, उनको उनकी देखभाल भी हमें करनी है। तो इस तरीके से व्यवस्था बनते बनते हमारी इस पृथ्वी पर फिर से पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। हमारा प्रदूषण क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें हमारी मानव सभ्यता को बचाना है तो भाई हमें ये ठानना है कि हमें भी पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे, तभी जाके हमारे आगे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी वो पीढ़ियां अच्छे से जीवन यापन इस पृथ्वी पर कर सकती है। और हम इसी व्यवस्था में आज लगे हुए हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्या रहे, हमेशा के लिए खुश रहे, व्यवस्थित रहे, उसको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उसे बदलने के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ माहौल में रहकर अपना जीवन यापन करे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा आज से ही बदलाव, अभी से ही बदलाव। तो वो बदलाव सबसे पहले हमारे इन स्टूडेंटों से संभव है जो अभी से ये काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल हमें यही बदलाव देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा इस चैप्टर का निचोड़। और इस चैप्टर के बाद हमारा जो फिजिक्स का पोर्शन हमारा चल रहा था वो हो जाता है क्या, कंप्लीट। अब हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा पूरी क्लास 10th की साइंस का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम आपके लिए इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनते हैं, चाहे वो ओटियों के रूप में, चाहे वो हमारे खाली स्थान के रूप में हो, सत्य असत्य के रूप में हो, जोड़ियों के रूप में हो, सही विकल्प के रूप में हो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और व्यवहारिक जो क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और अपने उन फ्रेंडों तक जरूर भेजे जहां हम बर्थडे मनाने के लिए अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, कि आपको जो प्रॉफिट इस वीडियो से मिल रहा है वही प्रॉफिट आपको अपने दोस्त को भी मिले। तो सभी बच्चे आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर एक नए पैटर्न के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत